क्या कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर जीवन की ये जो कमाल की वैरायटी है, यही एग्जाम में सफलता की कुंजी हो सकती है? जी हाँ, अगर एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग तय है। तो चलिए, इस बेहद जरूरी विषय की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे एग्जाम के नजरिए से एकदम पक्का कर लेते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एक पूरी जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर भारत के सबसे ज़रूरी हॉटस्पॉट्स देखेंगे, समझेंगे कि साइंटिस्ट इसे मापते कैसे हैं, इसकी सुरक्षा के क्या तरीके हैं, दुनिया के बड़े समझौतों पर नज़र डालेंगे और हाँ, आखिर में उन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की नींव रखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बायोडाइवर्सिटी है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में असल में क्या आना चाहिए? देखिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। किसी भी एक खास इलाके में पाए जाने वाले सभी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो टोटल वैरायटी है ना, बस वही बायोडाइवर्सिटी है। इसमें एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक और एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल वेल तक सब कुछ शामिल है। और हाँ, ये एक नाम और साल है जिसे बिल्कुल याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। इसी तरह एक और बहुत ज़रूरी नाम है एडवर्ड ओ विल्सन का। इन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया था। ये तारीख तो कई एग्जाम्स में सीधी सीधी पूछी जा चुकी है। हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये एक रिमाइंडर है कि पृथ्वी पर जीवन की ये विविधता कितनी कीमती है। चलिए, अब बात करते हैं भारत के उन खास इलाकों की जो बायोडाइवर्सिटी के खजाने हैं। इन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगहें जहां प्रजातियों की भरमार तो है, लेकिन उन पर इंसानी गतिविधियों के कारण खतरा भी बहुत ज्यादा है। भारत में मेनली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। पहला, विशाल हिमालय क्षेत्र, स्नो लेपर्ड जैसे शानदार जीवों का घर। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स, जिसे तो पारिस्थितिकी का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता है। और चौथा है सुंडालैंड, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे निकोबार द्वीप समूह में भी आता है। तो हमने ये तो जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और कहाँ ज्यादा है, पर साइंटिस्ट इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए इकोलॉजिस्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा माना जाता है। आइए देखते हैं। विटेकर ने इसे 3 लेवल्स पर बांटा। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब एक छोटे से जंगल या तालाब जैसे कम्युनिटी में कितनी प्रजातियां हैं। फिर आती है बीटा डाइवर्सिटी, जिसमें 2 अलग-अलग कम्युनिटीज की तुलना की जाती है कि उनमें कितनी प्रजातियां अलग हैं। और आखिर में है गामा डाइवर्सिटी, जो एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि पूरे भारत की टोटल बायोडाइवर्सिटी को बताती है। अब जब हमारे पास इतनी शानदार डाइवर्सिटी है, तो उसे बचाना, उसका संरक्षण करना भी तो जरूरी है। एग्जाम्स में संरक्षण के तरीकों पर अक्सर सवाल आते हैं। इसके मेनली 2 तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इसे समझना बहुत आसान है। इन सिटू का मतलब है उसी जगह पर, यानी जानवरों को उनके अपने घर, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन देना। जैसे नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। दूसरी तरफ है एक्स सिटू, मतलब जगह से बाहर, यानी जानवरों को उनके नेचुरल घर से बाहर ले जाकर किसी सेफ आर्टिफिशियल जगह पर संरक्षित करना, जैसे कि जू, बोटैनिकल गार्डन या फिर जीन बैंक। देखिए, बायोडाइवर्सिटी किसी एक देश की सीमा में तो बंधी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की साझी विरासत है। इसीलिए इसे बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े समझौते हुए हैं। चलिए, कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट समझौतों पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, इस स्लाइड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर बनते हैं। सबसे पहले 1948 में बना IUCN। ये ऑर्गेनाइजेशन एक लिस्ट जारी करता है जिसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं। इसमें खतरे में पड़ी प्रजातियों का जिक्र होता है। फिर है 1971 का रामसर कन्वेंशन, जो खास तौर पर हमारी आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है। 1992 का ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन, जहां पहली बार बायोडाइवर्सिटी पर एक ग्लोबल कन्वेंशन CBD साइन हुआ।
इसके बाद 2000 का कार्टाजना प्रोटोकॉल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों से होने वाले खतरों से बायोसेफ्टी पर फोकस्ड है। और आखिर में 2010 का नगोया प्रोटोकॉल, जो ये सुनिश्चित करता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले फायदे सबके साथ सही तरीके से बांटे जाएं। और अब आते हैं हमारी इस जर्नी के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास के गर्म और नम इलाकों में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जैसे अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। और अगर भारत की बात करें तो केरला में स्थित साइलेंट वैली अपनी अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी लोकेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना है साइलेंट वैली, केरल। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो याद रखने में भी आसान है। IUCN की रेड डेटा बुक में जो पिंक पेजेस होते हैं ना, उन पर उन प्रजातियों का जिक्र होता है जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये एक तरह की इमरजेंसी वार्निंग है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बायोडाइवर्सिटी से जुड़े किसी भी सवाल का सामना करने के लिए अब तैयारी पूरी है।